नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मैं पायल बिहाना आज बात करूंगी सुमित मेहता जी से। जी हाँ, ये जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत अच्छा इकोनॉमी के बारे में बोलते हैं, प्लस जो गवर्नमेंट में काफी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी कंट्री की, उसके बारे में भी बहुत अच्छा बताते हैं। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार पायल जी। अ, आज हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी पे। जी हाँ, मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी बेन है, पर कईयों को लगता है इट्स अ बून। ब्यूरोक्रेसी जब बनी थी तो उसको कोई भी फ्रेंडशिप्स के अंडर नहीं आना था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आना था, इंडिपेंडेंटली काम करना था और गवर्नमेंट का काम बहुत सिंसियरली करना था और हार्ड वर्क करना था। बट व्हाट आई फील दैट टुडेज ब्यूरोक्रेसी इज अनरिस्पॉन्सिव एंड इट इज lethargic एंड समवेयर कहीं ना कहीं दे शुडंट हैव बीन बायस्ड, पर कहीं ना कहीं बायस्ड है और एक एजेंडा के तहत भी काम करती है और बहुत ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर है। तो सुमित जी, आज इसी के बारे में बताइए कि आपके क्या व्यूज है ऑन ब्यूरोक्रेसी। पायल जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अब ब्यूरोक्रेसी की हिस्ट्री क्या है? अगर हम ये ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो करंट ब्यूरोक्रेसी है उसकी स्थापना आईएएस नहीं लेकिन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज नाम से ब्रिटिश ने चालू की थी। जी। जब ब्रिटिश का राज चल रहा था भारत पे। ओके। अब वो समय में जब कॉलोनियलिज्म था, देवर द कॉलोनियल मास्टर्स, भारत कॉलोनियल स्लेव था, हम भारतीय लोग। तो उन लोग ने जो ब्यूरोक्रेसी बनाई थी, देवर नॉट पब्लिक सर्वेंट्स, देवर पब्लिक रूलर्स और हम लोग सर्वेंट्स थे। पब्लिक वॉज द सर्वेंट एंड देवर द रूलर्स। इस तरह का सिचुएशन था। तो जो ब्यूरोक्रेसी बनी थी, इट वॉज नॉट डिजाइन टू वर्क फॉर द पीपल। वो लोगों का काम करने के लिए बनी नहीं थी। वो लोगों से टैक्स निकालना, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करना, खुद का काम बराबर हो सके ब्रिटिश का उतना संभालने के लिए ब्यूरोक्रेसी बनाई गई थी। अब आजादी हुई, हमें आजादी मिली, उसके बाद में क्या हुआ? सिर्फ आईसीएस के बदले आईएएस कर दिया। बाकी जो एक मूलभूत चेंजेस होने चाहिए, कि फंडामेंटल चेंजेस होने चाहिए, कि नाउ ये लोकतंत्र है, हम लोग एक गणराज्य है, हम लोग एक कॉलोनी नहीं है कोई फॉरेन पावर की। तो उसको गवर्न करने का मेथड बदलना चाहिए। तो वो हुआ ही नहीं। तो अब हम लोग की जो ब्यूरोक्रेसी है वो पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर के साथ चल रही है। कि पहले मैंने स्कूल में एक किताब पढ़ी, एक चैप्टर पढ़ा था हम लोग के हिंदी में, कि ब्राउन साहब करके कहावत है नॉर्थ में, जी। कि ब्रिटिश चले गए लेकिन ब्राउन साहब रह गए। तो ये ब्राउन साहब की तरह काम कर रहे थे तब भी, और आज भी उनमें ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया है। नहीं, मकौले सेड ना कि मैं इन लोगों के लिए ब्राउन कॉलर लोग छोड़ जाऊंगा, सूटेड बूटेड लोग छोड़ जाऊंगा, who will rule them still indirectly like the way we Britishers want to. Macaulay did it, एग्जैक्टली। they did it purposely. यस, और अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा देश के बाहर के लोगों से भी, इवन टैक्स ऑफिशियल्स के साथ भी मेरी दोस्ती है। पाकिस्तान का एक कराची का टैक्स ऑफिसर भी मेरा दोस्त है। अच्छा। और वो एक जमाने में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ध्यान से देख रहा था। तो ही वॉज ऑब्जर्विंग। उसने काफी सारे आईएएस आईआरएस ऑफिसर्स के साथ भी दोस्ती करके, जो सोशल मीडिया पे हम लोग भी पाकिस्तानियों के साथ तो इंटरेक्शन होते ही रहता है। और बाद में वो टैक्स में था, इसलिए बहुत सारा एक क्लोजनेस आ जाता है, क्योंकि हम भी टैक्स की बात करेंगे। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा था, ये कि वाकया है, आपको बाद में मैं डेप्थ में जाऊंगा। जब जीएसटी था तो मैं अपोज कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन बहुत डेंजरस थे। उसमें से एक था कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स, किसी भी जीएसटी ऑफिसर्स कोई भी लोगों के प्रीमाइस में जा सकते हैं और उससे हाँ। बुक्स मांगेंगे, हिसाब मांगेंगे। अब जी। मेरे गल्ले का टाइम है, मेरे दुकान पे 6 से 8 में भीड़ लगती है। जैसे से टेक फॉर इंस्टेंस खान मार्केट में जो भी कबाब की दुकानें हैं, आइसक्रीम पार्लर्स है और वो सब, वहाँ 6 से 8 9 बजे तक अगर क्राउड रहेगा, तो जो धंधे का मालिक है वो कबाब सर्व करेगा या फिर बुक्स दिखाए। जीएसटी ऑफिसर को हिसाब दिखाएगा। ओके। तो मैंने बोला कि भैया इसका स्ट्रेटेजी है कि पैसा निकालना है, ऐंठना है। तो उसने बोला नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला तुम्हारे यहाँ कितना पैसा लेते हैं? तो बोला 5,000 पीकेआर। मैं बोला यहाँ 20,000 आईएनआर लेंगे। माय गॉड। पीकेआर यानी पाकिस्तानी रुपए। ओके, यानी तब 2,500 रुपया था इंडियन रुपी। मैंने बोला यहाँ 20,000 इंडियन रुपी ले लेंगे।
बोला अरे इतना पैसा बनता है? मैं बोला हाँ काफी पैसा बनता है इंडिया में। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, यानी आप तो इतने बड़े देश हो, आप तो बहुत अच्छी इकोनॉमी हो, तो पैसे भी थोड़े ज्यादा मिलने चाहिए। और वहां का टैक्स ऑफिसर इंडिया के जीएसटी लॉ को डिफेंड कर रहा था कि इसमें क्या गलत है। यानी ये जो प्रॉब्लम है ब्राउन साहब का, वो सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी है। अब मैं आपको दूसरा वाक्य बताता हूँ, और यहां से मैं आपको चालू करके बताता हूँ कि कैसे इंडिया के ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम्स है। अब एक मित्र है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन रेवेन्यू सर्विसेज, जो यहाँ का टैक्स जैसे आईआरएस है वैसे वहाँ एसएआरएस है। हुँ, ओके, उन लोग इनकम टैक्स और वो सब उन लोग देखते हैं। एंड माय फ्रेंड इज एट अ वेरी सीनियर लेवल, यानी ऐसे बोले तो डिप्यूटी कमिश्नर लेवल बोल सकते हैं इन हुँ, इंडिया, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो वहां उन लोग को कभी स्क्रूटिनी आती है ना, जो यहाँ किसी के ऑन रैंडम है ना, लॉटरी सिस्टम से अकाउंट्स खोले जाते हैं कि इसका प्रूफ दो कि आपने टैक्स में चोरी नहीं की है, खर्चे गलत नहीं दिखाए। वहां वो डिसअलाउ करने के लिए पूरी कमिटी बैठती है, उसके सामने आपको प्रूव करना पड़ता है कि देखो ये है, ये गलत है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, मैंने बोल दिया या कि नहीं है। हाँ, यानी अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे पैसा दो और मैटर सॉल्व करो, हाँ, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। मैं तो लड़ते रहूंगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि टैक्स वालों का पैसा, टैक्स पेयर के पैसे से मेरे वकीलों का खर्चा निकलने वाला है। साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं है, रिव्यू कमेटी बैठती है, रिव्यू कमेटी में दो लोग लीगल एस्पेक्ट के होते हैं, दो अकाउंटिंग के होते हैं, दो बिजनेस के होते हैं। एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एसएआरएस रेगुलर टीम, और दो पीयर रिव्यू वाले बैठते हैं आठ आर दे लोग की एज़ कमेटी के करप्ट एज़ सामने। आर दे एज़ करप्ट एज़ आवर ब्यूरोक्रेसी? नहीं नहीं, सी करप्शन की बात नहीं है, कैसे आप एडमिनिस्टर करते हो करप्शन। अमेरिका इज मोर करप्ट देन इंडिया। या लेकिन अमेरिका का करप्शन दिखता नहीं है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में चलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साउथ अफ्रीकन रेवेन्यू सर्विसेज इज करप्ट और नॉट करप्ट, क्योंकि मुझे उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन जो प्रोसेसेस होने चाहिए एक डेमोक्रेसी में, किस तरह से काम करना चाहिए। कल सुबह टैक्स ऑफिसर बोलेगा ये खर्चा नहीं चलेगा, डिसअलाउ कर देते, तुमको जो करना है करो, तो क्या करेंगे। तो आप वो एंगल से मेरी बात चल रही है। सी ओके। करप्शन हर एक देश में होता है, हर एक ब्यूरोक्रेसी में होता है। भारत के बाहर भी करप्शन चल रहा है। आप अच्छे में अच्छे देश में जाओ, वहां भी करप्शन होता है। तो उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक जो सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए डेमोक्रेसी में, जो राइट्स होने चाहिए एक टैक्स पेयर जी। के पास। आज इस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने बोल दिया, ये मैंने ना बोल दिया, अब तुम मरो, ऐसा थोड़ी ना चलता है। सो ये जो गवर्नेंस पैटर्न, ये मैंने दो एग्जांपल्स क्यों बताए कि किस तरह से काम चलना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेसी किस तरह से पब्लिक को आंसरेबल होनी चाहिए, किस तरह से पब्लिक को लिए रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जीएसटी में एक नितिन मिनरल करके केस था गुजरात हाईकोर्ट का, डबल टैक्सेशन चल रहा था, ओके, ऑन ओशन फ्रेट। और ये मैंने बकायदा मुंबई में, जब जीएसटी के टॉप ऑफिसर्स के साथ एक हमारे ट्रेड एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, मैंने बोला क्यों डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो बोला वो आ गया तो चलते रहेगा, यानी मैंने सोचना नहीं है, वो भेड़ चाल होती है ना, घोड़े को दोनों तरफ नाल लगा के रख, ये लगा के रख दिया है। अब ये हो गया तो हो गया है। गुजरात हाईकोर्ट में जीएसटी डिपार्टमेंट केस हारा के ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डबल टैक्सेशन नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट में हार गया जीएसटी डिपार्टमेंट, आज तक वो निकला नहीं है। क्यों? चलते रहेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि वो लोग एक कॉलोनी चला रहे हैं, उन लोग एक लोकतांत्रिक गणराज्य चला रहे, चला नहीं रहे, वो एक कॉलोनी चला रहे हैं। उस तरह के माइंडसेट के साथ उन लोग आ रहे हैं। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। Aren't you think they are enjoying this power over people because इससे पैसा भी बहुत बनता है और आपको एक अच्छा लगता है कि पीपल आर स्कैर्ड ऑफ यू, आपके सारे काम भी मैं तो एक ब्यूरोक्रेट को देखा था, बहुत टाइम हो गया इस टाइम में। उसकी डॉटर की शादी थी, आई वाज शॉक्ड द वे शादी हो रही थी, मतलब मैंने कहा इतनी लैविश शादी, मतलब वो भी बाहर 5 स्टार होटल में। पर अब वो रिटायर हो गए, पर इतना आसान नहीं, इतनी मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की क्या तनख्वाहें होती होंगी कि इतनी आपने लाविश शादी कर ली, टैक्सीज आ रही है एयरपोर्ट से पिक करने, 5 स्टार होटल में 200 रूम्स करे हुए हैं और 4-4 दिन के लिए फंक्शंस हैं। तो ये एक एक मीन्स है, तभी बहुत एक्साइटमेंट रहती है आईएएस ऑफिसर बनने की और आईपीएस और ये सब बनने की। सी मैं एक चीज बोलता हूँ पायल जी, आचार्य विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में भी लिखा था, आज से 2500 साल पहले, रफली 2500 वर्ष पहले उन्होंने लिखा था कि करप्शन होने वाला है। यानी तब भी करप्शन तो था ही,
हुँ। इसलिए उन्होंने बोला था कि ऑफिसर्स की रेगुलर पोस्टिंग चेंज होनी चाहिए, ट्रांसफर्स होने चाहिए, उनके तबादले होने चाहिए, जिससे कि वो एक जगह पे एंट्रेंच होके बड़ा काम ना कर सके। और अब ऐसा है ना कि अगर आपको एक अनाज के भंडार को संभालने का काम दिया जाए, तो थोड़े दाने तो भाई चिड़िया भी चुग लेती है, इंसान तो थोड़े गोनिया तो इंसान भी लेके जाएगा। सो करप्शन है नहीं है, अच्छे ऑफिसर्स भी है। मैंने कुछ बहुत ही अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर्स मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करियर में देखे हैं, कि यानी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, ओके, बिकॉज ऑफ करप्शन ओनली। और मैंने ऐसे करप्ट ऑफिसर्स देखे हैं कि जिसकी बात ही मत करो, और मैंने एकदम अच्छे जेन्युइन क्लीन ऑफिसर्स भी देखे हैं। तो मैं सबको एक ही ब्रश से पेंट नहीं कर सकता। पर आपको लगता है और सर्वाइव कर जाते हैं जो करप्ट नहीं होते हैं, वो सिस्टम में सर्वाइव कर सर्वाइव कर जाते हैं? जाते, उनकी सर्वाइव ट्रांसफर कर, नहीं हो जाती, जल्दी-जल्दी ट्रांसफर नहीं हो जाती? ट्रांसफर, लेकिन ट्रांसफर होने से क्या फर्क पड़ता है? अब मैं आपको बोलूं, आपने ऐसे टेक फॉर इंस्टेंस, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने एक पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए पैसे ही नहीं दिए, आपको वहां भेज दिया, आप वहां गए, आपको तो सरकारी घर मिल रहा है, आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी सरकारी दे रही है। आप एक जगह पे गए, आपको कुछ पैसा बनाना नहीं है, तो आप बोलेंगे ठीक है, मैं तो बैठा हूँ आराम से, मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो आपको जब बदलना हो तो मुझे दूसरी जगह भेज दो, घर भी आप ही देने वाले हो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आप ही करने वाले हो, हुँ, हुँ। वहां जो लोग काम करने के लिए आएंगे, सब कुछ सेट करने के आएंगे, उसका भी पैसा आप ही देने वाले हो। तकलीफ किसको होगी? अगर से XYZ डिपार्टमेंट में XYZ जगह पे पोस्टिंग का 200 करोड़ रुपया लगता है, और आपने 200 करोड़ पे 400 करोड़ रुपए नहीं बनाए, उसके पहले आपका तबादला कर दिया जाए, तो आपको पेट में दर्द होगा, तो आपको दुख होगा, तो आपको तकलीफ होगी कि मैंने 200 करोड़ डाले और 400 करोड़ नहीं बने हैं। लेकिन अगर मैंने पैसे ही नहीं दिए, तो आप मुझे 10 बार तबादला करो, मैं तो पूरा भारत देख लूंगा आपके खर्चे पे। आप मुझे मणिपुर भेजो, आप मुझे मणिपाल भेजो, आप मुझे अंडमान निकोबार भेजो, मैं तो पूरी भारत देख लूंगा। मेरे फेसबुक प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम पे लिखूंगा, विजिटेड 72 स्टेट्स इन द कंट्री, हो गया। प्रॉब्लम उसको आएगा ट्रांसफर्स का जिसने पैसा लगाया है। जैसे एक जमाना था कि भर भर के ट्रांसफर, फटाफट ट्रांसफर हो रहे थे इनकम टैक्स में। और मुझे एक CFO ने बताया, एक बड़ी कंपनी के CFO ने बताया कि उसने तब 10 करोड़ दे के सेटलमेंट किया था कोई केस का इनकम टैक्स में। उसने बोला, सुमित, इनकम टैक्स में इतना बड़ा तकलीफ चल रहा है, कि बोला 200 करोड़ रुपया दे के मैं आ रहा हूँ और मेरा रिकवरी नहीं हो रहा है बराबर से, उसके पहले मेरा तबादला हो रहा है। हाँ, तो मैंने बोला तो कम देना चाहिए और क्या। सो द थिंग इज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ करप्शन आप रोक नहीं सकोगे, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर हम एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट के पास से कि करप्शन बंद हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। नहीं, मैं पर आपको उसका सुमित, एक एग्जाम्पल, रूल्स भी तो थोड़े इतने स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे उतना फायदा उठाएंगे, क्योंकि हर रूल के लूप होल्स भी हैं, निकल जाते नहीं हैं। नहीं, आपकी बात, मैं आपको आयन रैंड का एक कोट है, मैं आपको वर्बैटिम सुनाता आपको और आपके दर्शकों को, जो ये कानून बनाने के लिए है। एक मिनट, हाँ। कि उसमें यही बोला है कि कानून जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं, वो ये थोड़ा लंबा है तो मैं टाइम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अपने पास भी टाइम रिस्ट्रिक्शन है। हम्म, कि कानून इस तरह से बनाया जाता है कि आपको कुछ भी करो तो आप गैर कानूनी काम ही कर रहे हो, हाँ, जिससे कि उन लोग आपको पनिश कर सके या तो आपसे रिश्वत ले सके। ये रिश्वत ले सके मेरा इंटरप्रिटेशन है, लेकिन पनिश कर सके, यानी आप कानून और प्रोसीजर्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि यू आर ऑलवेज अ रॉन्ग डूअर, यू आर ऑलवेज अ लॉ ब्रेकर। ये कानून बनाने का तरीका जो है, ये भी कॉलोनियल हैंगओवर है, कि भैया आप यहां से जा रहे थे, आप राइट से जा रहे थे, यानी ये हो गया। तो ये प्रोसेस चेंज होना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ जो कानून बन रहे हैं किस तरह से बन रहे हैं, चलो इसमें फ्लॉ तो पार्लियामेंट का भी है, क्योंकि पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होता नहीं है। आधे लोग किस तरह की तैयारी करके को पार्लियामेंट में या लेजिस्लेशन विधानसभा में जाते हैं, वो भी हमें पता है। उसके बारे में जितना ना बोले उतना अच्छा है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो ड्राफ्ट करती है, उसने तो सोचना चाहिए कि भैया क्या डाल रहे हो आप। नहीं, अब जैसे सुमित, मैंने देखा कि कई बारी क्या होता है, जैसे एक इंसिडेंट हुआ था, जैसे आईएनबी मिनिस्टर है, उनके नीचे जो काम कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी कहलाएगी ना, या रेलवेज है, उसमें भी मिनिस्टर के नीचे जो काम करे वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। कल्चरल मिनिस्ट्री है,
उनके नीचे मिनिस्टर के नीचे जो काम कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। कभी-कभी ये लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं लाइक आई रिमेंबर दिवाली का कुछ था तो इन्होंने जश्न कुछ वर्ड यूज़ करा हुआ था। व्हेन दे नो कि जो मूड ऑफ द नेशन है वो नहीं करेगा जश्न दिवाली, जश्न रोशनी ये करके। तो यू थिंक ये लोग भी एजेंडा के तहत काम करते हैं या इनके भी अपने मास्टर्स होते हैं जिन्होंने इनको इस पोज़ीशन पे पहुँचाया होता है, तो उनको ओब्लाइज करते हैं? जैसे आईएनबी मिनिस्टर को नहीं पता था कि एक जो फ़िल्म फेस्टिवल था, उसमें जो चीफ गेस्ट था वो वाला गोवा का गोवा का हाँ, फिल्म गोवा फेस्टिवल में में ये हुआ था, तो यस। वो ज्यू आ रहा था who was so anti-India and who mocked Kashmir files and you know and who mocked the killings of the Hindus in India और तो आपको एंड क्या मिनिस्टर तो क्या ये ब्यूरोक्रेट्स भी अपने ओल्ड मास्टर्स के साथ अभी भी इन्वॉल्व होते हैं या दे आर obliged to work for them? इस इसमें 2 चीज़ें हैं पायल जी। सबसे पहला है कि आपने जो बोला देयर इज़ अ ओल्ड बॉय नेटवर्क, क्योंकि जो आज सेक्रेटरी लेवल पे पहुँचा है, उसने एक रिटायर्ड सेक्रेटरी के अंडर में उसने काम किया होगा। वो जो नया-नया आईएएस ऑफिसर बना होगा, आईआरएस ऑफिसर बना होगा, उसका बॉस उससे 2-3 लेवल ऊपर के पोज़ीशन पे होगा। वो जाके सेक्रेटरी बना होगा तो ये डायरेक्टर बना होगा वही मिनिस्ट्री में। 4 मिनिस्ट्री उन लोग ने साथ में काम किया होगा। ओके? तो आज अगर सी ये ओल्ड बॉय नेटवर्क सब जगह है। अगर आप जो एक एलीट कॉलेज में से पढ़ी हो इफ इन केस और आप जानते हो जैसे आईआईएम आईआईटीज़ आईआईएम्स, हाँ, तो जो पुराना बंदा होता है कि अरे ये तो मेरे से दो, अरे कौन सा ये कंपनी का सीईओ, अरे ये मेरे से 2 बैच सीनियर था या 2 बैच जूनियर था। मैं अभी फ़ोन मारता हूँ, रुको तुम्हारा काम मैं बात करता हूँ उससे। ओके, ये सब जगह होता है ना। हम लोग हॉस्टल में थे, तो मेरे सीनियर्स भी बोल सकते हैं, "अरे! ये पता है मुझे ये लड़का, ये तो हमारी हॉस्टल में था, रुको फ़ोन करता हूँ। अरे! सुमित ज़रा इसका देखना कुछ काम हो सके तो। हाँ, या ये एक प्रपोज़ल है, देख ले तू कर सकता है कि नहीं।" तो इस तरह का तो ओल्ड बॉय नेटवर्क रहने ही वाला है और आप देखिए ब्यूरोक्रेसी ने काम किया है। आपके जो मित्र के कारण अपना परिचय हुआ, स्मिता जी, वो तो बहुत क्लोज़ली ट्रैक किया है। आज जो सेक्रेटरी लेवल के हैं, उनको फ़ोन आएँगे उनके एक्स बॉसेस से और उनकी करियर बढ़ाने में भी कांग्रेस का ही हाथ रहा है। हुँ। पहला मुद्दा, जो 25 साल या 20 साल कांग्रेस के नीचे काम किया है, उसको माइंडसेट चेंज करने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा इज़ द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन जो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? एक पूरा मार्क्सिस्ट आईएएस का एंट्रेंस सिस्टम से होता है, जिसके अंदर उनको ये सब फालतू चीज़ें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने किसको बिठाया आईएमबी में? सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, आपने मीडिया के जिसने से बैचलर्स से या मास्टर्स इन मास मीडिया किया है या जिसने मीडिया स्टडीज़ में मास्टर किया है, वो अगर आईएनबी में बैठे तो उसको मीडिया समझ में आता है। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपने कोई हिस्ट्री, कोई संस्कृत, कोई गुजराती, कोई मारवाड़ी भाषा का बीए किया हुआ बंदा, कोई सोशियोलॉजी वाला बंदा को आप आईएएस किया, आईआरएस किया है। ऐसी आईआरएस में कुछ फ़ायदे हैं इंजीनियर्स कि अगर आईआईटी इंजीनियर प्लस आईआरएस हो, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन एंड अमेजिंग कॉम्बिनेशन। आई रिस्पेक्ट दोज़ काइंड ऑफ पीपल। वो भी एक किस्सा बाद में आपको सुनाऊँगा। मेरे पास ऐसे किस्से बहुत होते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो होता है उसके कारण उनको डोमेन एक्सपर्टीज़ ही नहीं होती। उनको सब्जेक्ट क्या है वो पता नहीं होता लेकिन बातें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस तरह से ट्रेन किया गया है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। आज आपने जो गोवा वाला फ़िल्म फेस्टिवल का बात बताया, या ये जश्न व्हाटएवर वाला बात बताया, दे आर टोटली डिस्कनेक्टेड। दिस इज़ एक्ज़ैक्टली द वे ब्रिटिश वर रूलिंग इंडिया। कि उन लोग खुद के You बड़े-बड़े think they मकानों are में थे, नीचे क्या disconnected? हो रहा है? You think they are disconnected or they are pleasing their ex-bosses? And ex-bosses, नहीं, I'm इट इज़ talking about अंडरस्टैंडेबल। politicians. नहीं, Politicians. नहीं, आई अंडरस्टैंड। इसके अंदर एक्स बॉसेस में उसके फॉर्मर बॉसेस आईएएस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स भी है। उसके अंदर उन्होंने जो पॉलिटिशियन आज महाराष्ट्र में कितने सारे एक्जिस्टिंग सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, जो लोग बहुत क्लोज है टू द प्रीवियस गवर्नमेंट। हाँ। ओके, डिस्पेंसेशन। ओके, कुछ लोगों ने तो अपनी करियर, यानी जब वो लोग बच्चे थे तब शरद पवार जी ने उसको अपनी उंगली देके उनको चलना सिखाया है। तो और सी आई एम नॉट सेइंग, आई रियली रिस्पेक्ट Sharad Pawar and Ajit Pawar because they really have amazing administrative skills. The other person who has such administrative skills is Devendra ji. Amazing administrative skills. लेकिन सबके पास ये नहीं होता है ना। The problem is that. हाँ। और सी ब्यूरोक्रेट्स, सी मिनिस्टर्स भी आते हैं ना, आपने जो पॉइंट बोला,
मिनिस्टर्स कुछ आते हैं, उनको खुद का डिपार्टमेंट का कुछ नहीं पता, मंत्रालय का कुछ नहीं पता है। उनको तो जो ब्यूरोक्रेट्स बोलेंगे वो सही, क्योंकि उनको तो कुछ आता जाता नहीं है। आज अगर आप पीयूष गोयल जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो एक बड़ी बैंक के, पीएसयू बैंक के डायरेक्टर रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसने बिजनेसेस देखे हैं, उसको कॉमर्स मिनिस्ट्री में भेजो तो उसको समझ में आता है। लेकिन आप अगर कोई बंदा कल सुबह उसने 12वीं पास की होगी, लेकिन कोई जाति का लीडर होगा, कोई एरिया का बड़ा लीडर होगा, तो मंत्री मंत्री पद तो देनी पड़ेगी। अब उसको तो बेचारे को कुछ आता जाता नहीं है, तो उसको तो जो ब्यूरोक्रेट बोलेगा वो सही। तो ये सिर्फ पीयूष गोयल बेसिक की एक आधे ज्यादा तो पोर्टफोलियोज एक दूसरे को ओब्लाइज करने के लिए दिए जाते हैं, और आधे ज्यादा पोर्टफोलियो जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो यू हैव टू give, even if that person is incompetent, you have to oblige those parties who have वो तो इवन helped विद you इन द form the पार्टी, government. विद इन द पार्टी भी देना पड़ता है ना, कि ये समाज का बंदा है तो इसको भी सीट देनी पड़ेगी। तो भैया तुम कुछ नहीं तो ये मंत्री पद ले लो। अब सी हरदीप सिंह पुरी जैसे क्वालिफाइड लोग जो कि डिप्लोमेट है, उसको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिया तो उसको पता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे करते हैं। Hmm. पीयूष गोयल जी अमेजिंग एज अ कॉमर्स मिनिस्टर। अभी अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन वी कैन हैव अनदर डिस्कशन ऑफ हाउ समवेयर मिनिस्टर्स हु आर डोमेन एक्सपर्ट्स, वो लोग कैसे ब्यूरोक्रेसी को भी रिफॉर्म कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, वो भी किस्से में आपको बता सकता हूँ। So I'll request everybody who will be watching this video, आपके पास कोई questions हैं, कुछ हैं तो आप जरूर comment box में लिखिए। So सुमित जी आपको वहां पे भी जवाब देंगे, या फिर आप हमारे पास ज्यादा questions हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो हम लोग एक और पॉडकास्ट करेंगे इसके ऊपर। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच सुमित जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी, थैंक यू।